वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ डीबीएमएस। आज हम लोग बात करेंगे डाटाबेस लैंग्वेज इंटरफेस का और डाटाबेस डिफाइंड लैंग्वेज और टीएमएल और ओवरऑल डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर मेरे को और मेरे दोस्त को बात करना है तो हम लोग किस लैंग्वेज में बात करेंगे? या तो हम लोग हिंदी में बात करेंगे या तो हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर को किसी डाटाबेस से बात करना है तो वो तो हिंदी नहीं यूज कर सकता, या वो तो इंग्लिश इंग्लिश यूज नहीं कर सकता। तो वो कौन सा लैंग्वेज यूज करेगा? हम लोग तो आराम से बात कर रहे थे, तो वो जो लैंग्वेज यूज करता है उसको हम लोग डाटाबेस लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को अगर किसी दोस्त से कुछ मांगना है या किसी दोस्त से कुछ लेना है तो हम लोग हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं या मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डाटाबेस से जो है हम लोग को कंप्यूटर को या तो हम लोग के सिस्टम को कुछ लेना है या कुछ अपडेट करना है या कुछ इंसर्ट करना है तो कैसे करेगा? उसके लिए एक डाटा डिफाइंड लैंग्वेज है। ठीक है, डाटाबेस का एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज में हम लोग डाटाबेस से बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। समझ गए डाटाबेस लैंग्वेज क्या होता है? और देखो ये मतलब बेसिकली मैं ऊपर ऊपर से तुमको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डाटाबेस लैंग्वेज होता क्या है। और इंटरफेस का बात ये होता है कि हम लोग डाटाबेस को तो देख नहीं सकते हैं। मान लो डाटाबेस में हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग के पास कितने टेबल हैं और क्या क्या स्टोर है? तो उसके लिए बहुत सारे इंटरफेस बना कि देखने का नज़रिया बना कि हम लोग कैसे उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जो तुम इस स्क्रीन पे देख रहे हो और जो उस स्क्रीन पे जब तुम डाटाबेस देखोगे टेबल और कॉलम के टर्म में, तो वो होता है हम लोग का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा जो होता है वो हम लोग का कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, और तीसरा भी बहुत तरह अलग अलग होता है, जैसे कि मेको मेनू इंटरफेस होता है और एक जो होता है वो एपीआई इंटरफेस होता है। मतलब हर एक तरह का हम लोग आगे जाके उसके पे डिस्कस करेंगे। वैसे अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं डाटाबेस लैंग्वेज की। ठीक है, मतलब डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, डाटाबेस लैंग्वेज आर द सेट ऑफ कमांड। ये जो होते हैं वो सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जो डिफाइंड करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं या तो कंट्रोल करते हैं हम लोग के डाटाबेस को। समझ गए? मैंने बताया था ना कि अगर मान लो कोई भी डाटाबेस तुमने बनाया ना, तो उसमें कितने स्कीमा होंगे, कितने टेबल होंगे, कितने कॉलम होंगे, तो वो सब जो होगा वो पूरा डिफाइंड करेगा हम लोग का डाटाबेस लैंग्वेज। और इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला होता है लैंग्वेज, उसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब सबसे ज़्यादा इसी से हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं, या तो डिफाइंड करते हैं या तो इंसर्शन करते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में करते हैं। क्योंकि अधिकतर जो डाटाबेस हम लोग का रहता है वो हम लोग का टेबल फॉर्म में होता है। तो इस टेबल फॉर्म को मतलब जानते ही हो कि रिलेशनल डाटाबेस सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो टेबल फॉर्म में होगा ही। तो इसको अगर इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन करना है तो हम लोग एसक्यूएल का यूज करते हैं। अब देखो, अब इसमें कुछ भी हम लोग को इंसर्ट करना है या ऐड करना है या कोई भी परमिशन देना है, तो हम लोग के पास बहुत सारे इसके बहुत सारे कमांड होते हैं। मान लो अगर किसी भी लड़के को किसी से बात करना है तो उसका बात करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। जैसे कि अगर किसी बड़े से बात करना है तो वो फॉर्मल में बात करेगा। अगर किसी फ्रेंड से बात करना है तो वो ये लेमन लैंग्वेज में बात करेगा। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में बात करेगा, सिंपल मतलब फ्रेंड वाले जोन में बात करेगा। हर एक बात करने का तरीका मतलब बदल सकता है। इसी तरह हम लोग का चार तरह के डाटाबेस कमांड होते हैं डाटा डिफाइन। जैसे एक डाटा डिफाइंड लैंग्वेज कमांड होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड होता है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड होता है। ये इतने सारे कमांड होते हैं कि हम लोग किस किस सिनेरियो में कैसे हम लोग को डाटाबेस से बात करना है, ये सब उसके कमांड है। तो सब डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें डाटा डिफाइंड लैंग्वेज। मान लो मैं एक स्पेसशिप बना रहा हूँ, उसमें मैं कितना सीट होगा ये सब रख दिया हूँ। कि इतना सीट होगा, ये टेबल होगा। तो ये मैं किया तो वो मैं करूँगा डाटा डिफाइन लैंग्वेज में। देखो, डाटा डिफाइन लैंग्वेज अ पार्ट ऑफ एसक्यूएल यूज टू डिफाइन मॉडिफाई एंड मैनेज स्ट्रक्चर डाटा ऑब्जेक्ट लाइक टेबल इंडेक्स एंड स्कीमा। मतलब कोई कौन सा टेबल बनाना है और इसमें कितने स्कीमा होंगे, कितने कॉलम होंगे, कितने रो होंगे, वो हम लोग का डाटा डिफाइन लैंग्वेज जो होगा वो डिफाइंड करेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कमांड होते हैं। सबसे पहला क्रिएट कमांड होता है। क्रिएट कमांड का कैसे यूज करते हैं? क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अगर एक टेबल मैं स्टूडेंट का टेबल बनाऊंगा, यहाँ पे एक स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाती है, उसमें मैं दो चीज़ यूज करूंगा। एक तो हम लोग का रहेगा आईडी जो इंटीजर लेगा, और एक जो रहेगा नेम वो टेक्स्ट लेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने भी तुम रो बना दो वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ अल्टर, मतलब अल्टर का यूज करके अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम ग्रेड टेक्स्ट। मैं एक और कॉलम यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें ग्रेड का, इसमें मैं मान लो ग्रेड का यूज करना चाहता हूँ जो टेक्स्ट लेता है। ठीक है, उसमें ऐड कर दिया। अब ड्रॉप कमांड क्या होता है? ड्रॉप सिम
टेबल स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट जो टेबल है उसको पूरा ट्रीट कर दो, ये ड्रॉप कमांड हो जाएगा। समझ गया? डाटा डिफाइन लैंग्वेज समझ गया, ऐसे होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है? डीसीएल कमांड आर यूज फॉर असेस कंट्रोल एंड परमिशन मैनेजमेंट। मतलब कोई भी परमिशन अगर हम लोग को किसी से डाटाबेस से लेनी है तो हम लोग डीसीएल कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर यूजर मतलब कोई भी मैं ही यूज कर रहा हूँ, मैं ही डाटाबेस में कोई सा भी परमिशन लेना चाहता हूँ तो मैं इस कमांड का यूज करूंगा। ठीक है, विथ देम वी कैन इजीली अलाउ और डिनाई सम एक्शन फॉर अ यूजर। मतलब कोई भी यूजर आ रहा है, मतलब मैं जो हूँ किसी कंपनी का मैनेजर हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बस इस यूजर को बस मैं सिलेक्ट बस डाटाबेस को देखने का परमिशन दूँ, तो मैं सिलेक्ट का परमिशन दे दूंगा। अगर कोई दूसरा यूजर है तो मैं उसको दूंगा राइट का परमिशन, की डाटाबेस को वो राइट भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह का अगर कोई सा भी हम लोग को कमांड पास करना होता है तो हम लोग डाटा कंट्रोल सिस्टम लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में तीन होते हैं, एक ग्रांट होता है, एक रिवोक होता है और एक डेनाई होता है। तो मैं तीनों का एग्जांपल तुमको सबसे अच्छे तरीके से देता हूँ कि तुम इसके बाद जानते होगे कि हाँ इसको कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, देखो इसको अच्छे से समझते हैं कि मान मान लो ये कोई कंपनी है, कंपनी इसमें बॉस है। ठीक है, और इसमें इतने सारे ये तीन एम्प्लॉय हैं। मान लो मैं ये एम्प्लॉय का नाम अमित है। अब बॉस जो है वो अमित को बुलाते हैं कि तुम मेरा ये काम कर दो, लेकिन उस काम को करने के लिए जो अमित है उसको ज़रूरत है डाटाबेस की। मतलब उसको डाटाबेस में सभी यूजर, सभी जितने सारे एम्प्लॉय हैं उसको देखना चाहता है वो, तो मतलब उसको उनका पूरा लिस्ट चाहिए, एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए। तो जो बॉस है उसको परमिशन देगा कि तुम वो सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब तुम एम्प्लॉय को देख सकते हो। समझ गए? तो यही वाला मैं तुमको बता रहा था कि जो ये ग्रांट है ये परमिशन ये देगा इसको, ग्रांट का परमिशन दिया है बॉस, इसको ग्रांट का परमिशन दिया है कि तुम देख सको एम्प्लॉय को, तो ये जो होता है वो ग्रांट परमिशन होता है। ठीक है, देखो अब जो बॉस है, बॉस जो है उसको उसका जो प्रोजेक्ट था, जो वो प्रोजेक्ट वो बनाया था वो कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो वो चाहता है कि अब अमित जो है वो जो डाटाबेस को है वो देख ना पाए, तो वो जो बॉस है वो अमित को क्या देगा, रिवोक कर देगा। मतलब उसको वो मतलब देखने से उसको हटा देगा कि अब तुम डाटाबेस को नहीं देख सकते। तो वो जो दूसरा कमांड था वो रिवोक यूज कर सकता है। मान लो तीसरा जो होता है वो डेनाई होता है, तो डेनाई को पहले कैसे एक्सप्लेन करूंगा। मान लो ये पूरी जो है वो एम्प्लॉय की कम्युनिटी है और ये कोई डाटाबेस पे कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती है, तो जो बॉस है वो चाहता है कि ये सब कोई लोग देख सके, मतलब डाटाबेस को देख सके। ठीक है, करके वो देख सके, डाटाबेस को देख सके। लेकिन जो अमित है बस उसको ना दिखे, मतलब सबको दिखे बस अमित को ना दिखे। तो हम लोग इस पे डेनी का यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर डेनाई अमित कर दिए तो हम लोग बस अमित ही नहीं देख पाएगा डाटाबेस को, और जितने भी एम्प्लॉय वो सब देख सकते हैं। मतलब ये एक तरह का वीटो पावर है जो बॉस देता है। मतलब कि हाँ वीटो पावर मतलब वो मतलब शक्ति वाला वीटो पावर नहीं, मतलब ये निगेटिव वीटो पावर है कि अगर किसी को भी ये मिल गया तो वो उस चीज को देख नहीं पाएगा। यही यहाँ पे कहा गया है कि गिव स्पेसिफिक परमिशन फॉर अ टेबल एंड अदर ऑब्जेक्ट टू बी असाइन अ स्पेसिफिक रोल विद सर्टेन परमिशन। मतलब यही सर्टेन परमिशन है कुछ के लिए यहाँ पे ग्रांट का परमिशन देता है। वो का मतलब तुमको पता ही था कि अगर मान लो अमित को डाटाबेस का बॉस हटा देता है तो वो कमांड का यूज करेगा कि हाँ वो डेनाई का भी पता था कि पूरे कंपनी को वो पूरे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको सबको दिया है परमिशन, लेकिन अमित को परमिशन नहीं देता है, तो वो डेनाई का यूज करेगा। ठीक है, तो समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसका क्या मतलब होता है कि मतलब ये जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ये बोलता है कि अगर हम लोग कोई सा भी पेमेंट करते हैं या तो वो 100% हो ही जाएगा या तो वो होगा ही नहीं, मतलब या तो वो होगा नहीं। ठीक है, इसके बीच पे कभी रुकेगा नहीं, तो वो यही हम लोग का ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है। अब पढ़ते एक बार, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन अ डाटाबेस। मतलब डाटाबेस पे जो होता है वो ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क का ग्रुप होता है। डाटा डाटा ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होता है, मतलब एक ही तरह से जाता है पूरा। आइदर आल टास्क आर यूनिट आर कंप्लीट, मतलब मैं ही वही बता रहा कि अगर 100% या तो कंप्लीट हो जाएगा या तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये हम लोग का ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है, और इसमें भी बहुत सारे कमांड होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीन कमांड होते हैं। ठीक है, पहला जो कमांड, पहले एग्जाम्पल, जो पहला कमांड होता है वो कमिट होता है। ठीक है, कमिट कमांड सेव ऑल द चेंजेस मेड इन अ ट्रांजेक्शन परमानेंटली। मतलब जिस ट्रांजेक्शन में जो भी तुम्हारे हुए रहेंगे ट्रांजेक्शन। देखो कमिट कमांड जो क्या करता है, कमिट कमांड ये करता है कि अगर तुम्हारे में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको वो परमानेंटली सेव कर देता है।
वो परमानेंटली सेव करता है, ठीक है। रोल बैक कमांड क्या करता है? रोल बैक कमांड देखो ये करता है कि अगर कोई सा भी मान लो मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, अगर वो फेल हो जाता है, फिर होता है वो फिर से रीस्टार्ट कर देता है, मतलब फिर से मतलब रीस्टार्ट करता है। मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगा, जो लिखा है उसको पढ़ लो। अब सेव पॉइंट का आता है, सेव पॉइंट का आता है सेव पॉइंट कमांड क्रिएट अ चेक पॉइंट विथ इन अ ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन में एक चेक पॉइंट कर देगा। दिस अलाउ यू टू रोल बैक अ स्पेसिफिक पॉइंट इंस्टेड ऑफ ऑन डूइंग इंटायर ट्रांजेक्शन। मतलब मैं इसका एक एग्जांपल से तीनों को समझाता हूँ अच्छे से। अब देखो ये तीनों को मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। देखो कमिट का मतलब ये होता है कि मैं अगर कोई भी पैसा भेजता हूँ, कोई भी मान लो 100 रुपये मैं भेजा, अब मेरे तरफ से भी कट गया, इसके पे 100 रुपये रिसीव हो गया, तो ये ट्रांजेक्शन जो हो गया हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो जो डाटाबेस है वो कमिट चला देगा। कमिट का मतलब पूरा सेव कर देगा कि हाँ मतलब परमानेंटली सेव कर देगा कि हाँ इधर से कट गया उधर पहुंच गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। रोल बैक का मतलब ये हो गया कि मैंने एक दूसरे को 100 रुपये भेजा, लेकिन मेरे तरफ से तो कट गया, लेकिन यहाँ पे आने पे जो होता है वो सर्वर एरर हो जाता है। सर्वर एरर होकर इसके काम पहुंचा ही नहीं। तो जो वो होगा उस सिनेरियो में जो डाटाबेस होता है वो रोल बैक चलाता है। रोल बैक का मतलब होता है कि ये पूरा सिस्टम को रिबूट करके मेरा पैसा फिर मेरे से फिर से भेज देगा, मतलब फिर से रीस्टार्ट कर देगा। ये रोल बैक उस समय चलता है। सेव पॉइंट का मतलब हम लोग अच्छे से तब समझेंगे कि मान लो मैं कोई भी शॉपिंग कर रहा हूँ, शॉपिंग में मैं जो था वो वो अपना एड्रेस डाल दिया हूँ, एड्रेस डाल दिया हूँ और आइटम भी सिलेक्ट कर लिया हूँ, और बस पेमेंट कर रहा हूँ। बस मेरा पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट मेरा नहीं हुआ किसी भी सर्वर एरर से, तो मेरे को फिर से स्टार्ट ना करना पड़े, मतलब फिर से रोल बैक पूरा स्टार्ट एड्रेस फिर से ना डालना पड़े, और फिर मेरे को फिर सिलेक्ट आइटम ना करना पड़े, तो वो सेव पॉइंट यहाँ तक हम लोग का पेमेंट तक सेव कर देगा। फिर अगर दूसरी बार हम लोग आएंगे तो हम लोग फिर से पेमेंट पे जाएंगे, न कि मैं फिर से पूरा फॉर्म भरूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सेव पॉइंट होता है, समझ गए तीनों? ठीक। अब हम लोग बात करते हैं डाटाबेस इंटरफेस का। पहले मैंने तुमको बताया था कि डाटाबेस इंटरफेस क्या होता है, कि अगर हम लोग को जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर ये कंप्यूटर है और डाटाबेस से को हम लोग को देखना है, तो हम लोग जो होता है बहुत सारे इंटरफेस का हेल्प लेते हैं कि हम लोग कैसे डाटाबेस को देख सकते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं। डाटाबेस इंटरफेस इज अ टूल फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड में मतलब जो हम लोग को दिखता है, ठीक है। अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट विद डाटाबेस, मतलब डाटाबेस से अगर कम्युनिकेट करना है तो हम लोग डाटाबेस इंटरफेस का यूज करेंगे, ठीक है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड कॉम्प्लेक्स डाटा सिस्टम। मतलब मान लो यह हम लोग का कॉम्प्लेक्स टेबल बना, इतना टेबल ऐसे बना हुआ है, इसमें बहुत सारे कॉलम ऐसे टेबल है, तो हम लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा टेबल किसके लिए। तो हम लोग एक कंप्यूटर में हम लोग का डाटाबेस इंटरफेस होता है, जिसमें एकदम फ्रंट एंड में एकदम मतलब ड्रामेटिकली एकदम यूआई अच्छा से बना होता है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि ये डाटाबेस इसके लिए, मतलब बहुत सारे टेबल होते हैं ना, तो ये टेबल इसके लिए है, ये टेबल इसके लिए है, मतलब हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। हम लोग डाटाबेस इंटरफेस है, ठीक है। ये हम लोग का डाटाबेस इंटरफेस होता है, ये बहुत तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का सबसे पहला जो हम लोग का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे मैं बताया था, जो हम लोग का कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर हम लोग कुछ भी डाटाबेस देखते हैं तो वो हम लोग का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। दिस इज अ कॉमन This is the most common type of interface is provide a visual environment with icon, menu and button। मतलब ये आइकन देखो, यहाँ पे आइकन दिखाता है, मेनू दिखाता है, और यहाँ पे बहुत सारा मेनू दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत सारा बटन दिखा रहा है, मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज करने वाला इंटरफेस है। यूजर कैन इंटरेक्ट विद डाटाबेस बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग रेदर देन राइटिंग कोड। मतलब इसमें कोई सा भी कोड लिखना नहीं पड़ता, मतलब इसमें तुम्हें बटन पे क्लिक करना पड़ेगा या किसी चीज़ पे पॉइंट करना पड़ेगा, उससे हम लोग डाटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो जो बहुत ज़्यादा बिगिनर होते हैं, मतलब कौन यूज करता है इसको, सबको यूज कर सकता है, मतलब जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो तो कमांड लाइन पे ही काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको, मतलब इस पे अगर डेप्थ नॉलेज लेना है, मतलब इसमें इंटरेस्टिंग कुछ जानना है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं डाटाबेस इंटरफेस से, ठीक है। सेकंड जो होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब ये होता है कि हम लोग अपना सीएमडी खोलते हैं और उस पर बहुत सारे कमांड चलाते हैं, तो उसके उससे जो होता है उससे जो यूज इंटरफेस स्टार्ट होता है उसको हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। उसको पढ़ते हैं, द इंटरफेस रिक्वायर्ड यूजर टू टाइप कमांड डायरेक्टली ऑन टर्मिनल कर दो, मतलब जो हम लोग सीएमडी जो अपना टर्मिनल खोले हैं उस पर जो भी कमांड लिखेंगे डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, वो हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस से लिखते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पावरफुल एंड फास्ट टेक्निक यूज बट स्टीप लर्निंग कर्व, मतलब हैज ए स्टेप लर्निंग कर्व, मतलब ये बहुत पावरफुल है और मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं। फिर से बताऊँ तो
अब बात करते हैं हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस पे। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब ये, इसमें इतना ही चीज़ लिखा है कि जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जो हम लोग अपना टर्मिनल खोल देते हैं और इसमें उसमें हम लोग ये वाला कमांड का चलाएंगे, मतलब हम लोग का टर्मिनल से अपने डाटाबेस से कनेक्ट होना है विदाउट हम लोग को किसी चीज़ को देख कर। तो हम लोग इसमें हम लोग अपने CMD से हो सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम का स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट जो टेबल है उससे हम लोग को कनेक्ट हो रहा है, तो ये वाला कोड चलाएंगे तो हम लोग सीधे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे अपने डाटा से। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे हम लोग CMD का यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हम लोग का, तीसरा है फॉर्म बेस्ड इंटरफेस। ठीक है, फॉर्म बेस्ड इंटरफेस क्या होता है? तो इंटरफेस प्रेजेंट द यूजर विथ अ फॉर्म फिल आउट, मतलब जो हम लोग कभी कभी जो इंटरफेस हम लोग को मिलता है डाटाबेस में, जो जहाँ पे हम लोग नेम भरते हैं, कॉन्टेक्ट भरते हैं, ये होते हैं। तो ये भी एक तरह का इंटरफेस होता है डाटाबेस से कनेक्ट करने के, डाटाबेस में कुछ स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें बेसिकली ज़्यादातर हम लोग का होता है वो इंसर्शन का होता है, मतलब कोई चीज़ को अगर डाटाबेस DB में अगर कुछ कोई भी चीज़ स्टोर कर रहा है, तो हम लोग फॉर्म बेस्ड इंटरफेस का यूज करते हैं। ठीक है, कौन इसे यूज करता है? डाटा एंट्री ऑपरेटर, जनरल जनरल यूजर, मतलब बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं या तो डाटा एंट्री ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कहाँ पे यूज होता है? तुम देखे होगे जो किसी भी वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होता है, वहाँ पे अपना नाम होता है, ईमेल होता है, और इस पे एक कमेंट बॉक्स होता है, उसमें हम लोग अपना कुछ भी डाल सकते हैं और फिर सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये यूज होता है का मतलब फॉर्म बेस्ड इंटरफेस। चौथा जो होता है, चौथा जो होता है वो मीनू बेस इंटरफेस होता है। मीनू बेस इंटरफेस तुम देख ही रहो कि ये मीनू बेस इंटरफेस कहाँ पे यूज होता है? हम लोग के बैंक में ATM में यूज होता है, जहाँ पे बस मीनू का आइकन दिखता है, पूरा GUI नहीं दिखता है, बस हम लोग को जो जो चीज़ का जरूरत होता है बस वही भी दिखता है। पढ़ते हैं इसको। दिस इज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट चूज मीनू लिस्ट ऑफ ऑप्शन, मतलब इसमें ज़्यादातर बस ऑप्शन होता है टू हेल्प यूजर टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट डाटाबेस फंक्शन। जितने भी डाटाबेस फंक्शन होते हैं उसमें हेल्प करने के लिए, मतलब बस मेनू दिखाया जाता है कि यहाँ ये मेनू से ये होगा, ये मेनू से ये होगा, ये मेनू से इंसर्ट होगा, बस इतना ही इसका दिखाता है, बस और कुछ नहीं दिखाता। ठीक है, यूजर सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम मेनू रेदर देन टाइपिंग कमांड, मतलब तुम इसमें मेनू को दबा सकते हो बिना कमांड लिखे, मतलब तुम अगर उसके अंदर पूरा कोड लिखा रहेगा कि इस कमांड से ये होगा, तो तुम बस इस मेनू को टच करोगे और वो कमांड चल जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन वेरी इट इज़ अ इट इज़ वेरी कॉमन इन एप्लीकेशन फॉर नॉन टेक्निकल यूजर। इट इज़ वेरी कॉमन इन एप्लीकेशन फॉर, मतलब ये नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जो यूज करता है, वो अगर जिसको अगर डाटाबेस से कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो ये सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये इंटरफेस है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ATM में जब हम लोग विड्रॉल करना रहता है मनी या तो चेक बैलेंस करना रहता है, हम लोग इस मेनू बेस इंटरफेस का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की। ठीक है, इससे पहले पढ़ते हैं क्या होता है। एन इंटरफेस दैट अलाउ अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद द डाटाबेस, मतलब अगर इसको एग्जांपल से मैं जानता समझाता हूँ कि अगर मैं एक वेबसाइट बनाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ChatGPT का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे वेबसाइट में भी आ जाए, तो मैं इसमें उसका API का यूज करूँगा, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का यूज करूँगा। उसके यूज करने से मेरे जितना भी ChatGPT का डाटाबेस का जितना भी इंफॉर्मेशन जो मेरे को चाहिए वो मेरी वेबसाइट पे आ सकता है। ठीक है, ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। डेवलपर यूज API, जो API जो होता है वो ChatGPT का फ्री में नहीं होता, उसको यूज करके मैं उसका पूरा सुपर पावर यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, मतलब उसके डाटाबेस से एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन में अगर मेरे को वेदर जानना है, तो मैं किसी दूसरे का API यूज करता हूँ जो उस बड़ी कंपनी में रहता है या कहीं पे रहता है, उसका सॉफ्टवेयर मतलब उसका यूज करता हूँ और अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो मेरा जो है वो वेदर दिखाने लगता है। ठीक है, बस ये इसमें इतना ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस का मतलब होता है कि अगर हम लोग डाटाबेस को इस तरह स्ट्रक्चर करें, मतलब अगर इस तरह स्ट्रक्चर करें कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर स्पेसिफिक चीज़ चाहे तो वो उसको तुरंत पा लें। मतलब अगर हम लोग को स्टूडेंट टेबल जानना है, तो हम लोग इस तरह स्टूडेंट टेबल को स्ट्रक्चर करें, इतना कॉम्प्लेक्स डाटा में स्ट्रक्चर करें कि हम लोग उसका इंडेक्स बताने पे तुरंत हम लोग को वो चीज़ मिल जाए। तो वही हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ डाटा बताता है। कितना सिंप्लीफाइड कितने सिंप्लीफाइड तरीके से तुम कोई भी डाटा को स्ट्रक्चर करते हो। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू मैनेज डाटाबेस एफिशिएंटली एंड सिक्योरली, मतलब इस डाटाबेस को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कि जो डाटाबेस को एफिशिएंट बनाते हैं, मतलब कितना जल्दी हम लोग किसी चीज़ को यूज कर ले, और सिक्योर बनाते हैं कि कोई भी कभी भी किसी चीज़ को एक्सेस ना कर सके। तो द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो दो मेन पार्ट से बनता है। एक क्वेरी प्रोसेसर होता है, एक स्टोरेज मैनेजर होता है। दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है। क्वेरी प्रोसेसर
क्वेरी प्रोसेसर कहता है, तो क्वेरी प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग यूजर रिक्वेस्ट एंड फिगरिंग आउट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू गेट द नीडेड डाटा। इट इंक्लूड सेवरल की पॉइंट। मतलब इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। क्वेरी प्रोसेसर का मतलब ये हो गया कि मान लो कोई रेस्टोरेंट है, उस पे कोई टेबल पे कोई ऑर्डर आया, तो अगर टेबल आया तो वो जो वेटर आएगा वो देखेगा, सबसे बेस्ट तरीका देखेगा कि उसको कैसे सर्व करे, कितना जल्दी कौन सा आइटम हम लोग बना के तुरंत उसको दे सकते हैं। तो वही क्वेरी प्रोसेसर कहता है कि वो सबसे बेस्ट तरीका, एफिशिएंट तरीका निकाले जिससे टाइम भी कम लगे और यूज़र को सही यूज़र को सही मतलब डाटा भी मिले और उसको टाइम भी कम लगे। तो क्वेरी प्रोसेसर यही करता है। ठीक है। और इसको करने के लिए उसको बहुत सारे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला कंपोनेंट जो है उसका नाम है डिटेल इंटरप्रेटर। ये क्या करता है? डिटेल इंटरप्रेटर पढ़ते हैं इसको पहले। प्रोसेस डाटा डिफाइंड लैंग्वेज कमांड जैसे क्रिएट, अल्टर या ड्रॉप। मतलब ये क्या करता है, ये कोई से भी डाटाबेस को, मतलब डाटाबेस से कोई सा भी टेबल को बनाना है या तो ड्रॉप करना है। हम लोग पढ़े थे डिटेल के बारे में, वही इंटरप्रेटर यही करता है कि किसी को न बनाना हो या किसी को ड्रॉप करना हो या किसी में कोई कॉलम बढ़ाना हो, तो वो हम लोग का डिटेल इंटरप्रेटर करता है। मतलब कुछ भी अपडेट करना डाटाबेस में। डीएमएल कंपाइलर क्या करता है? डीएमएल कंपाइलर ये करता है कि अगर हम लोग के डाटाबेस में किसी भी टेबल को या कॉलम को सिलेक्ट करना है, और अगर कोई सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कोई भी डाटा में कुछ गलत इनपुट चला गया है, तो उसको मैनेज कौन करता है? वो हम लोग का डीएमएल कंपाइलर करता है। अब क्यूरी इवोल्यूशन इंजन क्या करता है? क्यूरी इवोल्यूशन इंजन का मतलब ये तुम ये समझो कि मान लो रेस्टोरेंट का एग्जांपल हम लेते हैं कि रेस्टोरेंट में अगर मान लो जो शेफ होता है वो बोलता है कि मेरे को कोई एक डिश बनाना है। जो जो वर्कर होता है वो क्यूरी इंजन की तरह होता है। वर्कर जो होता है वो क्यूरी इंजन की तरह होता है कि अगर शेफ ने बोला कि मेरे को ये चीज़ करना है, तो वो बिना कोई सवाल, बिना कुछ किए वो चीज़ करने लगता है। वहाँ वहाँ जाके मतलब कुछ भी काटना है या कुछ भी लाना है तो वो सब काम करने लगता है। तो वर्कर जो है वो क्यूरी इंजन की तरह काम करता है। इसका एक और एग्जांपल हम डाटाबेस से रिलेट करके देखते हैं कि अगर अगर हम लोग का जो कंपाइलर है अगर हम लोग का जो कंपाइलर है वो कोड को बोलेगा कि तुम जाओ और गो टू द टेबल ए, मैच द टेबल बी। मैं टेबल ए में जाके टेबल ए में जाओ और फिर मैच करो टेबल बी से। अगर दोनों में जिसका जिसका एज जो है वो 20 से ज़्यादा है, तो उसको तुम फेच करके लाओ। तो फेच करने के लिए ये कमांड उसको मिल गया। अब वर्कर जो जाएगा वो काम करने जाएगा, तो वो स्टोरेज मैनेजर से बोलेगा, हे स्टोरेज मैनेजर गिव मी ऑल रोज फ्रॉम द यूजर। यूजर से जितनी भी रो जो है वो एज जो 20 से कम है उनका पूरा लिस्ट दे दो। तो यूजर जो है वो टेबल के फॉर्म में सबका लिस्ट दे देगा और वो उसको फेच करके यहाँ दिखा देगा। तो क्यूरी इंजन का काम यही होता है, क्यूरी इवोल्यूशन इंजन का काम यही होता है कि वो दिखाता है यूजर को। ठीक है। यही है यही है क्यूरी इवोल्यूशन इंजन का काम। तो क्यूरी प्रोसेसर कैसे काम करता है और कौन कौन से कमांड है, ये सब समझ गए ना कैसे काम करता है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे स्टोरेज मैनेजर की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है वो है स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर क्या करता है? स्टोरेज मैनेजर इज ए इंजन दैट मैनेज एंड फिजिकल स्टोरेज ऑफ डाटा। जो फिजिकल स्टोरेज ऑफ डाटा होता है उसको जो है वो स्टोर करके रखता है स्टोरेज मैनेजर। ठीक है। जैसे कि क्यूरी इंजन जब भी आएगा तो कोई सा भी डाटा मांगे तो एफिशिएंटली और फास्टली कोई भी डाटा को फेच करके वो क्वेरी इंजन को दे सके। तो ऐसे वो स्टोरेज मैनेज करता है, मतलब फिजिकल डाटा को इस तरह से मैनेज करता है। ठीक है। इट हैंडल द इंटरेक्शन विद फाइल सिस्टम एंड इंश्योर द डाटा इज स्टोर्ड। और डाटा को स्टोर करके रखता है फाइल सिस्टम से। हर समय क्वेरी इंजन का हर समय मतलब कनेक्शन रहे अच्छा सा, कि कोई से भी डाटा अगर उसको लेना है या ले जाना है तो जल्दी कर सके। ठीक है। अपडेट भी हर समय करता रहता है। तो अब इसको मैनेज करने के लिए इसके पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो फाइल मैनेजर होता है कि मैनेज एंड अलोकेट स्पेस ऑन द डिस्क। मतलब डिस्क में किस तरह हम लोग स्टोरेज को मैनेज करेंगे, कौन सा डाटा कहाँ रखना है, वो फाइल मैनेजर करता है। ठीक है। इट नो वेयर द बुक सेल्फ आर लोकेटेड। मतलब वो जानता है कि स्पेसिफिक कोई भी पर्सन या कोई सा भी बुक कौन से पोजीशन पे रखा है, कि ये वन रो और टू से कॉलम पे रखा है। मतलब ये एग्जैक्ट पोजीशन जानता है फाइल मैनेजर। ठीक है। बफर मैनेजर क्या होता है? बफर मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन द स्लो डिस्क स्टोरेज एंड फास्ट मेन मेमोरी टू स्पीड थिंग्स अप। मतलब देखो, बफर मैनेजर ये कहता है कि अगर जो ऐसा डाटा जो हर समय यूज हो रहा, फ्रिक्वेंटली यूज डाटा है, उसको वो बफर की
उसको बफर के तरीके से, मतलब बफर के रूप में स्टोर कर लेता है। मतलब एज अ बफर वो एक स्टोरेज अपना खुद बना के स्टोर कर लेता है, जो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा होता है। या अगर यूजर उस डाटा को लेने आए तो वो बहुत जल्दी फास्ट एक्सेस कर पाए, उसको फिर फाइल मैनेजर में ना जाना पड़े उसको एक्सेस करने के लिए, वो बफर से ही उसको ले ले। इट कीप फ्रिक्वेंटली एसेस डाटा मेमोरी इन बफर और कैश मेमोरी या बफर में इसको पहले से स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, बाकी बार बार उसको फाइल मैनेजर में ना जाना पड़े उसी डाटा को खोजने के लिए। ठीक है। और ट्रांजेक्शन मैनेजर। अब ट्रांजैक्शन मैनेजर का ये मतलब होता है कि इंश्योर दैट ट्रांजैक्शन लाइक अ बैंक ट्रांसफर कंप्लीटेड सक्सेसफुली और नॉट मेंटेनिंग द डाटाबेस कंसिस्टेंसी। मतलब डाटाबेस में कोई भी अगर मनी का ट्रांसफर हो रहा है, या तो वो पूरा 100% कंप्लीट हुआ है कि नहीं, या तो वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है पूरा, तो उसका जितना भी मैनेज है कैसे करना है। अगर कोई भी डाटा अगर बीच में ही ट्रांजेक्शन रुक जाता है तो उसको फिर से कैसे री स्टार्ट करना है, तो ये सब जो है वो ट्रांजेक्शन मैनेजर मैनेज करता है कि कौन सा डाटा किस में स्टोर करना है, कब हम लोग को कमिट करना है। ये सब डाटा पूरा ट्रांजैक्शन मैनेजर स्टोर करता है। ठीक है। ऑथर ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। ऑथराइजेशन इंटीग्रिटी मैनेजर का मतलब ये होता है कि चेक सिक्योरिटी परमिशन, मतलब किसको अलाउ करना डाटाबेस में रीड राइट या या उसको सिलेक्ट देखने का परमिशन किसको इंश्योर करना है। तो ये जो है ऑथराइजेशन फाइल मैनेजर ही करता है। ठीक है। मतलब ये बहुत सारा रूल लगाता है कि कौन से डाटा को कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है। यही फाइल मैनेजर का मतलब ये वाला कंपोनेंट ये करता है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे यूज होता है। देखो एग्जांपल से देखो जो फाइल मैनेजर होता है, जो फाइल मैनेजर होता है वो हर चीज़ मैनेज करता है इस तरह, मतलब पूरा हर चीज़ मैनेज करता है कि कौन सा बुक कहाँ रखना है, कौन से पोजीशन पे रखना है, तो ये फाइल मैनेजर रखता है। ठीक है। बफर मैनेजर देखो, जैसे कि ये जो मान लो इस पे जितने सारे बुक रखा है वो बफर की तरह है। मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज जितने लोग इतने लोग जो लोग आ रहे हैं इसको फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, तो बफर की तरह इसको कैसे मेमोरी में यहाँ पे स्टोर करके रख दिया गया है, ये बफर मैनेजर होता है। ट्रांजैक्शन मैनेजर मतलब ये होता है कि कौन कौन बच्चा पेमेंट किया कौन नहीं किया, तो इसका जो मैनेज करेगा वो ट्रांजैक्शन मैनेजर करेगा कि पेमेंट हुआ कि नहीं। ऑथराइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर लाइब्रेरी में अगर किसी को आना है तो वो पहले से ऑथराइज करे कि हाँ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, गेट पे ऑथराइज करे कि हुआ है कि नहीं, ये पहले चेक करें तब उसको एंटर करने देते, ये ऑथराइजेशन हो गया। तो ये देखो फाइल मैनेजर का चारों पार्ट ये होता है, स्टोरेज मैनेजर का कि फाइल चारों पार्ट ये होता है कि फाइल कैसे मैनेज हो रहा, अभी बफर की तरह स्टोर कैसे होगा, उसके बाद तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो रहा कि नहीं, उसके बाद ऑथराइजेशन हो रहा कि नहीं। ठीक है। दैट्स ऑल। और ये स्क्यूल का छोटा सा कमांड है कि मतलब स्ट्रक्चर है कि कैसे कैसे कौन कौन सा कमांड लाइन इसमें होता है। जैसे टीटीएल में क्रिएट होता है, ड्रॉप होता है, अल्टर होता है, ट्रंक्यूएट होता है, फिर टीएमएल में इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है, और टीसीएल में कमांड सेव पॉइंट रोलबैक। इसके बारे में मैंने तुमको हर चीज़ के बारे में बताया है, तुम इसको एज अ चीट सेट यूज कर सकते हो कि हाँ याद करने के लिए कि कैसे मेरे को इसको लर्न करना है। ठीक है। थैंक यू। अब आगे मिलेंगे दूसरे वाले लेक्चर में।